छात्रों, आपको अगर ऐसा प्रश्न मिले तो ये घबराना नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये संख्या जो है, और आपके सामने दो संख्याएं हैं, ये संख्या जो है और एक संख्या जो है, तो इनका जो है गुणनफल अपन को निकालना है, घबराना नहीं है आपको। चलो देखते हैं। तो बच्चों जो है अपन क्या करेंगे, x का गुणा इसमें करके देखते हैं, तो क्या आएगा आपका एक्स क्यू आएगा। y का गुणा इसमें करके देखते हैं तो वाई क्यू आएगा। माने एक्स क्यू वाई क्यू वाला जो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो इसमें एक्स क्यू वाई क्यू नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें एक्स क्यू वाई क्यू नहीं है, गलत हो गया। तो माने अब या तो आपका डी सही है या फिर आपका ए सही है। अब एक बात देना बच्चों, ध्यान देना, ये जो संख्या है ये आपके धन में है। धन का गुणा जब ऋण में होता है, ये आपकी देखो ऋण संख्या है तो ऋण में होता है, तब धन ऋण का गुणा होता है बच्चों, उत्तर ऋण आता है। ये आपको दो बच्चों पता होना चाहिए, जब धन और ऋण का गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है, ऋण आता है। तो माने ये जो संख्या है ये आपकी धन में है, यहाँ पर जब कुछ नहीं लगा होता धन मानते हैं, तो इसलिए ये संख्या गलत होगी। ऋण होना चाहिए पहली संख्या में, तो देखो ये यहाँ पर ऋण लगा हुआ है। ठीक है, तो माने फिर आपकी संख्या कौन सी सही है, ये सही है, क्योंकि यह ऋण लगा हुआ है। तो इस तरीके से सरल प्रश्न होते हैं। एक बार और देख लो आप, इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेगा। आप पहले देखो, x का x में गुणा x2 में किया तो x क्यू आएगा, और y का y में किया तो y क्यू आएगा। अब देखो x क्यू y क्यू किस ऑप्शन में है, तो आपने देखा तो माने डी में है x क्यू y क्यू, और ए में है, क्योंकि इसमें है नहीं है तो ये तो गलत होगा। अब समस्या ये फंस रही कि धन में संख्या ये ऋण में है, अब सही कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या धन में है और ये संख्या यहाँ पर ऋण में है। ठीक है, तो धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो मैं ऋण वाली संख्या का उत्तर आपका सही है, इसलिए आपने अपना ये वाला उत्तर सही है। बच्चों, यह प्रश्न भी फ्री का नंबर दिलाने के लिए आपके लिए आता है। ये पूछा है आपसे कि यहाँ पर ये पूछा है आपसे बच्चों कि m का मान ज्ञात करो। माने ये जो संख्या यहाँ पर दी है m, इसका मान ज्ञात करना है। तो सरल कैसे, हमने क्यों कहा, यहाँ पर देखो ये इतनी संख्या है, इसको हल किया तो ये उत्तर आया आपका, ये उत्तर आया। माने ये हल की संख्या अपन ने तो उत्तर ये आया, घात के रूप में हल की तो उत्तर घात 7 आई। अब यहाँ पर देखना क्यों सरल है, घात 7 आ गई, ठीक है आ गई, तो 5 तो आपकी ये लिखी ऊपर, तो 5 प्लस m बन का देखते हैं अपन, 1 प्लस m, समझना। अब यहाँ पर देखो ये उत्तर आपका 7 आ रहा है, तो 5 में अपन 1 जोड़ दे तो 6 हो गए। अब m को अपन कितना माने कि उत्तर 7 आ जाए, तो m को अपन बच्चों क्या मानेंगे, क्या मानेंगे बताओ, एक ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ने m को 1 मान लिया, धन का 1 मान लिया, तो उत्तर आपका आ जाता है 7। तो है सरल, 5 1 6, एक यहाँ पर 7 मानो, उसको 1 मानो यहाँ पर, तो ये उत्तर आपका 7 आ जाता है। तो बताओ ये फ्री के नंबर है कि नहीं। बच्चों, आपके सामने जो प्रश्न है दिए गए चित्र में, ये आपके सामने चित्र है, x का मान क्या होगा यदि, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान जो है आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखो आप समझना ध्यान से। एक बच्चों कोई देखो, एक बच्चों यहाँ पर समझो, एक कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, तो इसका जो कोण का मान होता है बच्चों, कोण का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ध्यान दें। अब बच्चों जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोण का जो मान 110 डिग्री है, इसमें कितने जोड़ें कि बच्चों 180 हो जाए। तो इसमें हम बच्चों जैसे ही 70 यहाँ पर जोड़ते हैं, उत्तर आपका आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ जाता है, तो 70 जोड़ने पर 180 आ जाता है। अब यहाँ पर वो लिख देते हैं 100, तो यहाँ पर 80 मानते, यहाँ पर 100 लिख देते तो यहाँ पर 80 मानते, यहाँ पर जितनी भी संख्या लिख दें उतना जोड़ेंगे यहाँ पर कि 180 आ जाए। तो ये भी सरल प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 2550 रुपये है, इस पर 6% का बट्टा मिलता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माने वो जो है वस्तु जो है वो कितने की बिचेगी, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो माने उसको और समझो कि आप दुकान पर गए, एक सिलाई मशीन है बच्चों, ये सिलाई मशीन लिखी है, उस पर 2550 रुपये छपे हैं, और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है 6% का डिस्काउंट, हर माल पर 6% का डिस्काउंट, उसने दुकानदार ने बोल दिया। अब जो 2550 छपे हैं तो वो कितने की अपन को वस्तु मिलेगी, ये आपको आना चाहिए।
एक घर के परिपथ से भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप जब सौदा लेने जाएंगे, दुकानदार ने कहा कि 10% का डिस्काउंट है और आपने रुपए जोड़ लिए, अपने मम्मी पापा को बता दिए, पापा जो वस्तु इतने की पड़ेगी, तो पापा खुश हो जाएंगे। इस तरीके से निकालते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो 6% डिस्काउंट वो बोर्ड लगा हुआ है, तो 6%, ध्यान देना अपन, परसेंट का मतलब होता है बच्चों 1/100, ये आपको ध्यान रखना। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 2550 रुपये हैं, ये 2550 रुपये हमने लिख दिए, गुणित 6% का डिस्काउंट है तो 6 लिख दिए, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे 100 लिख दिए। सबसे पहले अब क्या किया अपन ने, इसको काटेंगे। आप अपनी विधि से काट सकते हैं, तो 0 से हमने बच्चों पहले 0 काट दिए, फिर हमने क्या किया, 5 से काटे 10, 5 दूनी 10, और ये बचे 255, तो 5 25 और 5 बचे 5 एकम 5, तो माने 51 गुणित 6 ये बचा अपना, तो 51 गुणित 6 यहाँ पर ये अपने बचे। ठीक है, अब ये 2 और बचे थे, तो बटे में 2 लिख दिया अपन ने। तो 2 से क्या है अपन ने बच्चों, या सीधे यही काट सकते, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 51 गुणित 3 माने 153 रुपये जो है अपने डिस्काउंट के भय, माने 153 रुपये के बच्चों को अपन को छूट देगा। तो ये हल तो अपन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, 2550 लिख दिया अपन ने, और गुणित अपन ने 6% का डिस्काउंट है, बटे में 100 कर दी, इसको काट लेना, ये तो सरल बात है, अपनी विधि से भी काट सकते हैं अपन आप। तो माने जब ये हल करेंगे तो 153 रुपये अपने निकलते हैं, यानी 153 रुपये की दुकानदार को छूट देगा माने, और 153 रुपये कम करके देगा। अब जो 2550 रुपये उसमें मशीन पे छपे हुए हैं, सिलाई मशीन पे, तो इतने में से घटा देना 153 रुपये। अब कितने की पड़ेगी, 2550 हैं, 153 घटा दो उसमें से, तो 2397 रुपये की वो मशीन अपन को पड़ेगी। तो उत्तर क्या है आपका, 2397 रुपये। तो इतने सरल प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको हल करना है। कोई भी प्रश्न हो सकता है, संख्या बदलेंगे वो, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। तो चलो हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत सरल प्रश्न है, कैसे है, तो समांतर चतुर्भुज का बच्चों जो क्षेत्रफल है आपका, समांतर चतुर्भुज का बच्चों जो क्षेत्रफल है आपका वो कितना है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये हमने सूत्र लिख दिया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो 4608 है, तो यहाँ अपन ने लिख दिए 4608, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं, यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर हो, माने जो आधार है कितना हो गए, 36 सेंटीमीटर हो गए, तो ऊंचाई होगी, माने अब वो अपन से ए निकलवाना चाहता है, ठीक है, तो माने ऊंचाई अपन से वो निकलवा रहा है, तो ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई बराबर, तो कुछ नहीं है, 36 का अपन 4608 में भाग देंगे। ठीक है, तो 4608 में अपन 36 का भाग देंगे, अपने तरीके हैं देने के। चलो हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 9 में 36 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 2 बची, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ये आ गया अपना 1152 बटे 9। फिर भाग दे लो अपने हिसाब से, आप कैसे ही भाग दे सकते हो, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, अब बचे 2, तो 9 दूनी 18 आ गए आपके। यहाँ आपके फिर 7 बचेंगे, तो 72 हो गए। ठीक है, तो 9 8 72 भाग दे लेना आप, तो इसका उत्तर आपका क्या निकलता है बच्चों, 128 सेंटीमीटर इसका आंसर जो है आपका निकलता है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अपन ने तो पहले क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 4608 वर्ग सेंटीमीटर है, पढ़ लीजिए प्रश्न अपन ने, आधार 36 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आपको सूत्र पता होगा, आधार गुणित ऊंचाई होता है। एक कितना दिया, 4608, अपन ने 4608 लिख दिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ा प्रश्न अपन ने कि उसका आधार 36 सेंटीमीटर है, तो आधार की जगह अपन ने 36 सेंटीमीटर लिख दिए। ऊंचाई अपन से पूछी है, ठीक है, तो 36 का अपन ने 4608 में भाग दिया। आप कैसे भी भाग दे सकते हो, किसी भी तरीके से सकते हो, उत्तर आपका फिर 128 आ जाएगा। इस तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या सही है आपका, 128।
प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते हैं। ये है 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो अपन को इस संख्या को सरल करना है। तो 4 सही 29/49 अपन ने लिख देंगे। आपको जो पेपर मिलेगा उसमें रफ के लिए भी स्थान मिलेगा आपको। तो 49 का 4 में गुणा करते हैं और ये संख्या जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ संख्या लिख देते हैं और 49 की 49 ही रहती है। तो यहाँ पर देखो 49 का बच्चों अपन ने 4 में गुणा किया, 196 आया, फिर अपन ने 29 यहाँ पर जोड़ दिए तो आ गया 225। माने 225/49, 225/49 हमने ये लिख दिए। अब कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करो, तो हमने वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 49 का सबको पता है कि 7 होता है। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से क्या है 7 7 49, तो 15/7 आपका आंसर सही आता है। तो 15/7 जो है आपका ए पहले विकल्प में है। तो आपका आंसर क्या सही है? आपका आंसर सही है 15/7। तो इस तरीके से आपको हल करना है सिंपल तरीके से। आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन है। माने बच्चों जो है उसको उसका मूल वेतन पूछ रहा है, उसको पहले कितने रुपए मिल रहे थे, कितने रुपए मिल रहे थे। अब उसमें हो गई 10% की वृद्धि। ठीक है, तो अब मिलने लगे 1,54,000। ठीक है, तो जो मूल वेतन है वो कितना था उसका। ठीक है, तो इसको हल करने के कई तरीके हैं। पहली बात तो एक सोचो आप कि उसको 1,54,000 मिलने लगे। अब अपन मन में सोचें कि 140 रुपये मिलते थे और 10% वृद्धि से क्या 1,54,000 उसके मिल सकते हैं। तो एक नज़र में ही गलत हो गया, क्योंकि 140 का दुगना भी कर दें 280 रुपये होंगे। ये हैं आपके 1400 रुपये। इनका भी दुगना कर दें अपन, दुगना 10% नहीं, दुगना कर दो 100%, तो 2800 रुपये भाई। माने बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो एकदम पूर्णतः गलत है। अब सोचेंगे अपन कि ए सही है या डी सही, ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है उसका जो मूल वेतन है समझना यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 14,000 है। अगर 14,000 के अपन दुगने भी कर दें, ये तो सिर्फ 10% है, 100% वृद्धि होती तब दुगने करते। तो 14,000 के दुगने 28,000 रुपये, उसको वेतन मिल रही 1,54,000। माने ए भी एक नज़र में अपन सोच सकते हैं गलत है। अब बचा आपका ए वाला ऑप्शन, तो आपका है 1,40,000 रुपये उसको मिल रहे थे। इसको और हल करना आप नहीं मान रहे हो तो अपन ऐसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों उसको रुपये मिल रहे थे उस व्यक्ति को 1,40,000, 1,40,000 रुपये उसको ये वेतन उसको मिल रही थी। ठीक है, अब 10% की वृद्धि हो जाए उसको, 10% की वृद्धि हो जाए तो 10% की वृद्धि क्या होती है? 100 रुपये पे 10 रुपये। तो 10% की वृद्धि ऐसे निकाल सकते हैं अपन, सीधा 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो और अपन 100 का भाग दे दो, ये 10% है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। ठीक है, अब इस आपके बचे क्या 1 4 0 0 और 1 10 का 0। तो 10% आपका इतना हुआ 10, तो कितना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 14,000 रुपये जी आपके हो गए। अब ये 14,000 रुपये जो है आपको ऑप्शन में चारों में जोड़ने पड़ेंगे। जिसमें जोड़ने से 1,54,000 आ जाए तो उत्तर सही है। तो 14,000 रुपये अपन ने 14,000 रुपये जो बच्चों अपन ने जोड़े इसमें 1 4 0 0 0 जोड़े अपन ने। तो 0 का 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, 0 का 4 आया और 4 1 5 आ गया और 1 आ गया। तो 1,54,000 को उत्तर इससे ये उत्तर आ रहा है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं और वो तरीका हम बताइए आपको, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट तरीका ये है। आपका एक प्रश्न क्या है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? माने आज उसकी आयु क्या है कि 15 साल बाद वो 4 गुनी हो जाएगी। आज उसकी आयु क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन पहला है, ठीक है, तो अपन इससे अपन देखते हैं कि माना कि उसकी आयु आज 5 साल है, 15 वर्ष बाद क्या रहा है, चलो 15 जोड़ के देख लो, 15 तो उसमें ये लिखे हैं, तो 15 5 होगा 20,
अगर हम पहले विकल्प को सही मानते हैं तो 5 से हो गए आपके 20, 5 से आपके क्या हो गए, 5 से आपके सीधे हो गए 20, 5 चौके 20, और वही कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी। तो 5 से बच्चों 4 गुनी होकर के क्या हो गई, क्या हो गई 4 गुनी 20। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही है 5 वर्ष। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन देख लो, अब फिर बी देख लो, जिससे आ जाए तो अपन उससे निकालेंगे। तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि कौन सी जोड़ी जो है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो सबको इसका आंसर पता है कि जो 4, 5, 6 है ये जो है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। आपका यह जो क्वेश्चन है एकदम फ्री का नंबर दिलाने के लिए आपके सामने है। आपका यह जो क्वेश्चन है एकदम फ्री का नंबर दिलाने के लिए आपके सामने है। कैसे है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 51 माने जोड़ना है, योग माने क्या है, जोड़ना है। लगातार पूर्णांकों का योग माने लगातार संख्याएं होनी चाहिए। तो इस आधार पर देखते हैं तो अपना देखो सी वाला एक गलत हो गया, क्योंकि 15 के बाद 17 आ गए, 16 आना चाहिए था, और जो डी ऑप्शन है 16 लिखे, ये भी गलत हो गया। अब ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है, ये अपन को सोचना है। तो चलो हम ए से शुरू करते हैं। 8, 7, 15 और 15 और 6, 15 और 6 हो गए 21। 21 का अपन ने ए 1 लिख दी। अब 2 आए, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो देखो आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प सही है ए ऑप्शन वाला। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितने सरल प्रश्न होते हैं आपको पता ही चल गया होगा। देखते हैं आप अगला वीडियो। बच्चों इस तरीके का जो प्रश्न आता है फ्री का नंबर दिलाने के लिए होता है। कभी चतुर्भुज आ जाएगा, कभी समानांतर चतुर्भुज, कभी त्रिभुज। फ्री का नंबर दिलाने के लिए ये प्रश्न वो आपको देते हैं। वो ये कह रहा है कि ये आपके सामने एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो कोण होते हैं, एक कोण हमने बना दिए, एक कोण होते हैं, एक कैसे हैं आपके 1:2:3:4 में है। उन कोणों की माप कितनी है ये आपसे पूछा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के कोणों का जो मान होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। ये छोटी सी बात है बच्चों। कितना मान होता है, 360 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज के कोणों का मान। अब कह रहा है, अब वो अनुपात आपसे निकलवाना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है, अनुपातों को आप जोड़ देना। तो अनुपात जोड़ लो, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो 10 आया। तो 360 में बच्चों जो है अपन 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे दो। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यही खत्म, खेल हो गया। उत्तर आपका आया 36। उत्तर आपका क्या है, 36। तो एक अनुपात का मान आ गया बच्चों 36। ठीक है। अब वो पूछ रहा है एक का भी पूछ रहा है, 2 का भी पूछ रहा है, 3 का भी पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है। तो अब देखो हम अनुपात लिख लेते हैं, 1:2:3:4। 36 का समय गुणा करो, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया बच्चों होते हैं 108, और 36 चौके होते हैं बच्चों 144। 36 का इसमें गुणा करना है बस। कितना सरल है, कितना सरल है बच्चों। एक बार और देख लो कि ये प्रश्न आपके सामने है। चतुर्भुज के कोणों का मान बच्चों 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो अनुपात है बच्चों 1:2:3:4, यहाँ संख्या बदल सकते हैं, वो कुछ दिक्कत नहीं है, सभी को जोड़ दो। उत्तर 10 आया। 10 का जो है भाग अपन ने 360 में दिया, माने टोटल जो होता है कोण उसमें भाग दिया। तो एक अनुपात का मान ये निकल आता है 36। अब वो सबका पूछ रहा है, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, और 36 चौकों 144। कभी कभी ऐसा पूछता है कि सबसे छोटे कोण का मान बताओ, सबसे छोटे अनुपात का मान बताओ। तो 36 एकम 36, बड़े का पूछता तो 4 में गुणा करते, छोटे का पूछते तो 1 में गुणा करते। इस तरीके से ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता रहता है। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। तो अपन ने जो क्वेश्चन देखा था डिस्काउंट वाला, वो उसी को घुमा के अपन ने इस तरीके से इनने पूछा है कि 10,500 मूल्य की एक मशीन है, 5% की दर से अब मूल्यन होता है, हमारा डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो अपन ने पहले समझा था, माने एक बच्चों एक वस्तु है
वो कितने की है? 10,500 की है। देखते जाना, 5% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 5% का वो डिस्काउंट दे रहा है। परसेंट का मतलब बच्चों होता है बटे में 100। हल करके देख लो, 2 जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया। 5 का गुणा इसमें करते हैं अपन, तो 5 25 और 5 एकम 5, माने 525 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 525 का अब वो हो गया अवमूल्य, माने डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया। वो आ रही थी 10,500 की, उसमें से 525 का डिस्काउंट कर दो, अब कितने की आएगी? तो इतना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,500 रुपये की बच्चों वस्तु थी और बहाना कहा करो दुकानदार ने 525 रुपया को दे दो डिस्काउंट। तो अब ये घटाना आना चाहिए, तो सौदा लेने जानते हैं आप। 10 में से 5 गए 5 बचे, और 10 में से 3 गए तो बच्चों बचे 7। फिर 15 में से 6 गए तो यहाँ बच्चों बचे 9, और यहाँ होगा फिर 1, और 10 में से 1 गए बचे 9। 9,975 रुपया की वस्तु अपन को वो अब मिलेगी। समझ गए कितना? ये आउट प्रश्न है, ये परीक्षा में 100% आएगा। ऐसा आएगा तो देखो यहाँ पर जितने परसेंट का वो डिस्काउंट देवे, तो इस संख्या में गुणा कर दिया अपन ने, 10,500 में गुणा कर दिया। 5% का डिस्काउंट, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो माने 525 आ गया। तो 525 अपन को घटाने हैं, जो उसकी मूल रकम थी, घटा दो, तो ये आपका उत्तर निकल के आ गया 9,975 रुपया की वस्तु अपन को मिलेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आते रहते हैं।